रमा जी के दो बेटे थे, राजू और रामू। दोनों की अभी हाल ही में शादी हुई थी। जहां राजू ने लव मैरिज की थी तो वहीं रामू की अरेंज मैरिज थी। दोनों की बहुएं आ जाने से रमा जी को लगा कि अब तो उनके आराम के दिन आ गए हैं। क्या सच में ऐसा है? चलिए देखते हैं। माँ जी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना देंगी क्या? ठीक है बहू, मैं बना कर लाती हूँ चाय। माँ जी, जब इस मीता को चाय बनाकर दे रही है तो मुझे क्यों नहीं देंगी? मैं भी हाथ साफ कर ही लेती हूँ इसी में। माँ जी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए ना। क्या ज़माना आ गया है, दो बहुओं के रहते हुए सास को चाय बनाना पड़ रहा है और बहुएं अपने सास पर हुक्म चलाए जा रही है। अरे चुप रहिए ना जी, दोनों बहुएं सारा दिन काम करती है। अगर मैं एक कप चाय बनाकर दे ही दूंगी तो क्या हो जाएगा? आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। फिर रमा जी सबके लिए चाय बना कर लाती है। वहीं शाम। अरे नीता दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? नई नई शादी हुई है, पति के साथ घूमने जा रही हूँ। और कहाँ? अब क्या घूमने भी ना जाऊँ मैं? शादी को तो मेरे भी अभी 4 ही दिन हुए हैं। वहीं सास दोनों बहुओं को देख रही थी कि कैसे दोनों को घूमने की इच्छा है। दोनों में कहीं झगड़ा ना हो जाए इसी बात पर। बहू, एक काम करो, तुम दोनों ही आज अपने पतियों के साथ बाहर घूमने जाओ, मूवी देखाओ और डिनर भी बाहर ही कर लेना। बाकी घर के काम मैं कर लूँगी। थैंक यू मम्मी जी। फिर दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ बाहर घूमने चली जाती है और सास बेचारी अकेले सारा काम करती है। बहुओं को इतना सर पर बिठाना ठीक नहीं है भाग्यवान। कैसी बात करते हो जी? दोनों अपने माता पिता परिवार को छोड़कर आई हैं हमारे लिए। क्या हम इन्हें इतनी खुशी नहीं दे सकते? बात तो तुम्हारी भी सही है, देख लो जो तुम्हें सही लगे। वहीं रमा जी अपनी बहुओं को हर काम में सपोर्ट करती और उनका खूब ख्याल रखती। घर में सब कुछ सही चल रहा होता है। एक दिन रामू अपनी पत्नी के लिए साड़ी लेकर आता है। बेटा, ये चोरी से कमरे में क्या ले जा रहा है? दिखा तो। कुछ नहीं माँ, बस नीता के लिए गिफ्ट लाया था। हाँ तो मुझे भी तो बता सकता है ना, मैं कौन सा छीन लूँगी। तभी नीता सास की बात सुन लेती है और उसे सास की रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं एक दिन राजू मीता के लिए गोलगप्पे लेकर आता है। बेटा, ये गोलगप्पे किसके लिए लाया है? माँ, मीता के लिए, उसे गोलगप्पे खाने का बहुत मन था ना। तो सबके लिए लाना था ना, सिर्फ मीता के लिए क्यों? देख बेटा, बुरा मत मान, लेकिन हम एक परिवार हैं और तुम्हें हमेशा परिवार के बारे में सोचना चाहिए, ना कि खुद के बारे में। रमा जी बेटों को इसीलिए टोकती ताकि आगे चलकर उनकी फैमिली अलग ना हो जाए। वहीं नीता और मीता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उनके पति अगर उनके लिए कुछ लाए तो सास क्यों टोके। दीदी, आपको नहीं लगता कि हमारे रहने के लिए एक कमरा बहुत छोटा है? लगता तो है, ऊपर से प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं तो सोच रही हूँ कि अलग हो जाए, लेकिन अभी इनकी कमाई भी इतनी नहीं है कि अलग रहकर हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। हमारा भी कुछ यही हाल है। वैसे ससुर जी की तो सरकारी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी होगी। क्यों ना घर के ऊपर ही 2 मंजिलें और बांध दिए जाए, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। फिर हम भी अपनी लाइफ सुकून से जी सकेंगे, प्राइवेसी के साथ। फिर शाम को दोनों बहुएं अपने पतियों से इस बारे में बात करती हैं। देखो मीता, मेरी इतनी सैलरी नहीं है कि मैं एक कमरा भी बनवा सकूं, और तुम मंजिल की बात कर रही हो। पापा का बैंक बैलेंस होगा जो कर सकते हैं, मुझसे तो उम्मीद ही मत रखो। वहीं नीता को भी अपने पति से कुछ ऐसा ही रिप्लाई मिला। दोनों बहुएं ये चाहती भी नहीं थी कि घर में 2 और फ्लोर बनाने के लिए उनके पति के पैसे खर्च हो। वहीं शाम की चाय के समय। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बहू। हम सोच रहे थे माँ जी कि अगर घर के ऊपर 2 मंजिल और बन जाती तो अच्छा होता ना। इतना बड़ा घर तो है, और 2 मंजिल बनवा कर क्या करना है? पापा जी, हमारे रहने के लिए। नहीं बहू, इतना बड़ा घर काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है अभी और बांधने की। माँ जी सोचो ना, बहू बेटों की शादी हो गई है, अब हमारी भी तो फैमिली बढ़ेगी ना। फैमिली बढ़ेगी तो बड़ी जगह भी तो चाहिए रहने को। आज नहीं तो कल तो बनवाना ही होगा। ए जी, बहुएं सही कह रही है, आज नहीं तो कल ये काम तो करना ही होगा, तो आज ही सही। ठीक है, बनवा लो।
बनवा लो। हम कहाँ से बनवाएं पिताजी? मंजिल बनवाने की परमिशन आपने दी है तो पैसे भी आप ही देंगे ना। बहुओं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारे पति इतने सालों से आपको कमा कर दे रहे हैं। इतने पैसों का आप करोगी क्या? बनवा दो ना 2 मंजिल। हमने परमिशन दे दी है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम घर बनवाने में खर्च करें। अभी ही राजू और राम की शादी में लाखों रुपया खर्च हुए हैं। हमसे उम्मीद ना रखो, बनवाना है तो कमाओ और बनवाओ। सीधे नहीं तो टेढ़े तो बनवाना ही होगा। वहीं दोनों कमरे में बैठकर ये प्लान बनाने लगती है कि कैसे वो अपने ससुर के पास से घर के ऊपर 2 मंजिल और बांधने के लिए पैसे निकलवाए। मैं तो कहती हूँ दोनों बूढ़े बूढ़ी का खाना ही बंद कर देते हैं, घर का कोई काम ही नहीं करेंगे। यही ठीक रहेगा। जब भूख से मरने लगेंगे तो खुद ही पैसे देने पर मजबूर हो जाएंगी। और इस तरह दोनों बहुएं अब घर का कोई काम नहीं करती। सास समझ जाती है कि दोनों उनसे पैसे निकलवाने के लिए ये सब कर रही हैं, इसलिए वो खुद ही अपना और अपने पति का खाना बनाती और खुद ही घर का सारा काम भी करती। कल ही आई बहुओं को लगता है कि पिछले 30 साल से जो औरत ये घर संभाल रही है वो निकम्मी हो गई है। तो कान खोल कर सुन लो बहुओं, पैसा तो नहीं मिलेंगे, अब चाहे जो कर लो। मेरी बूढ़ी हो रही हड्डियों में इतना जोर है कि खुद का काम खुद से कर सकूं। दोनों बहुएं बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती हैं। कुछ तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। वहीं एक रात जब दोनों के पति काम के सिलसिले में बाहर गए होते हैं तो दोनों अपने सास ससुर के कमरे में जाती हैं और उनके गर्दन पर चाकू रख देती है। अब बताओ, पैसे दोगे या नहीं? अब तो पैसे देने ही होंगे। घर की ऊपर मंजिल बनवाओ ताकि हम भी ऐश से रह सकें अपनी प्राइवेसी के साथ, वरना आज ही आप दोनों राम जी को प्यारे हो जाओगी। फिर तो सारी दौलत हमें ही मिलनी है। बहू, ये तुम दोनों ठीक नहीं कर रही हो। अरे चुप बुढ़े, हम ठीक नहीं कर रहे तो क्या तू ठीक कर रहा है? बैंक में करोड़ रुपए रखे लेकिन 2 फ्लोर बनवाने के लिए नौटंकी। पैसे दे दे वरना रेत देते हैं हम इसी चाकू से तुम दोनों की गर्दन। बहू, ऐसा ना करो, हमारे पास पैसे नहीं है वरना सच में हम दे देते। एक काम करते हैं, आज हम इनकी बलि दे ही देते हैं। तभी वहाँ रामू और राजू आ जाते हैं और पत्नियों का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। तभी दोनों अपनी बीवियों से चाकू छीन लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और तुम भी मीता, तुम दोनों सेपरेट रहने के लिए इतना गिर जाओगी हमने सोचा तक नहीं था। जिसके बाद राजू और रामू नीता और मीता को खूब सुनाते हैं। मुझे माफ़ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी आपसे माफ़ कर दीजिए, अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों को माफ़ी नहीं मिलेगी। अब तुम दोनों की यही सज़ा है कि तुम दोनों अपने अपने मायके लौट जाओ। हमें ऐसी बीवियों की कोई ज़रूरत नहीं है जो अपने स्वार्थ में अंधी हो चुकी हो। बेचारी नीता और मीता घर के स्वार्थ में पति भी खो देती हैं और अपना सामान लेकर घर से चली जाती हैं। सरस्वती के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दी आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना, बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा,
मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले, और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ। वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू, तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गर्म कपड़े भी रख लेना, वहाँ ठंड होगी। और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी बस। अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी ध्यान रखना आप अपना, आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना। रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है, अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए। कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी सीमा से हो गई, लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई, आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें, मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे, लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा
और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी, जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है, और ये हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना। तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जो को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जो से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जो को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जो अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ। तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं। उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट, सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है, और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी। दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है। ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा, अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए, गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दोनों प्यार से रहो, आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी।